वहीं स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए हमारी सीरीज़ हिंदी की चली हुई थी 7th क्लास की हिंदी। उसका लेसन है चैप्टर 11 नीलकंठ। तो नीलकंठ लिखा गया महादेवी वर्मा जी के द्वारा। आज हम नीलकंठ के विषय में करेंगे। नीलकंठ लिखा गया महादेवी वर्मा जी के द्वारा। स्टूडेंट्स, महादेवी वर्मा जी के जन्म की बात करते हैं। 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था और अधिक समय तक ये अपने पति के साथ नहीं रह सकी। स्टूडेंट्स, अगर हम रचनाओं के बारे में बात करते हैं इनकी, तो निहार, रश्मि, नीरजा इनकी फेमस रचनाएं हैं। सांध्या गीत, दीपशिखा, यामा, और यामा पर तो इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। महादेवी वर्मा जी अपने संस्मरण रेखा चित्र के लिए जानी जाती हैं। संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनके द्वारा बहुत सारे लिखे गए हैं, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इनके संस्मरण हैं। कौन कौन से हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, और जो आप पढ़ेंगे नीलकंठ, वो भी इनका एक रेखा चित्र ही है। स्टूडेंट्स, यह इस रेखा चित्र के अंदर महादेवी वर्मा के द्वारा यह चीज़ दिखाई गई है कि विपक्षियों के प्रति अपने प्रेम का किस प्रकार से महादेवी वर्मा ने वर्णन किया गया है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो नीलकंठ है ना, वो किस प्रकार की विधा है। जो नीलकंठ आपका चैप्टर है वो किस प्रकार की विधा का चैप्टर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नीलकंठ महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया और ये एक रेखा चित्र है। दूसरा, नीलकंठ रेखा चित्र की लेखिका का नाम पूछ लिया भाई। तो नीलकंठ रेखा चित्र की लेखिका का नाम तो महादेवी वर्मा है। लेखिका ने पाठ में किसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। तो लेखिका ने पाठ में पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। नेक्स्ट है, पाठ में नीलकंठ के कौन से अनुभव का लेखा जोखा है। यानी कि पाठ में नीलकंठ के कौन से अनुभव का लेखा जोखा है। तो पाठ में जो नीलकंठ पाठ है उसमें मीठे कड़वे अनुभव का लेखा जोखा है। किनका स्टूडेंट्स? मीठे कड़वे। एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर किसे पहुंचाया। एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर मेहमान को पूछा। स्टूडेंट्स, एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर मेहमान को पहुंचाया। लेखिका स्टेशन जाने के बाद कहाँ गई। तो लेखिका स्टेशन पर जाने के बाद पक्षियों की दुकान पर गई। लेखिका स्टेशन जाने के बाद पक्षियों की दुकान पर गई। दुकान के मालिक का नाम, तो भाई दुकान के मालिक का नाम तो बड़े मियाँ था। कवित्री के अनुसार पक्षियों में कौन सी भावनाएं पाई जाती हैं। तो महादेवी वर्मा के अनुसार पक्षियों में कोमल भावनाएं पाई जाती हैं। दुकानदार ने कवित्री को क्या दिखाया। तो दुकानदार ने कवित्री को मोर मोरनी का जोड़ा दिखाया। क्या दिखाया भाई? मोर मोरनी का जोड़ा। कवित्री ने दुकानदार से पक्षी कितने रुपए में खरीदे। तो कवित्री यानी कि महादेवी वर्मा जी ने दुकानदार से पक्षी 30 रुपए में खरीदे। कितने में भाई? 30 रुपए में खरीदे। कवित्री ने दुकानदार को इनाम में कितने रुपए दिए। तो कवित्री ने दुकानदार को इनाम में 5 रुपए दिए। पिंजरे में दोनों पक्षी किसके समान दिख रहे थे। तो स्टूडेंट्स, जब महादेवी वर्मा ने दोनों पक्षियों को देखा तो वो एक तीतर के समान, दोनों पक्षी तितरों के समान दिखाई दे रहे थे। एक बार दोबारा देखते हैं। इतनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार ही आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, पाठ में नीलकंठ के कौन से अनुभव का लेखा जोखा है। तो वो है मीठे कड़वे अनुभव का लेखा जोखा। एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर किसे पहुंचाया। तो एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर मेहमान को पहुंचाया।
लेखिका स्टेशन जाने के बाद कहाँ गई? तो लेखिका स्टेशन जाने के बाद पक्षियों की दुकान पर गई। दुकान के मालिक का नाम बड़े मियाँ था। स्टूडेंट्स, क्या था? दुकान के मालिक का नाम बड़े मियाँ था। कवित्री के अनुसार पक्षियों में कौन सी भावनाएं पाई जाती हैं? तो कवित्री के अनुसार पक्षियों में कोमल भावनाएं पाई जाती हैं। दुकानदार ने कवित्री को क्या दिखाया? दुकानदार ने कवित्री को मोर मोरनी का जोड़ा दिखाया। कवित्री ने दुकानदार से पक्षी कितने रुपए में खरीदा? तो कवित्री ने दुकानदार से पक्षी 30 रुपए में खरीदा। कवित्री ने दुकानदार को इनाम में कितने रुपए दिए? तो कवित्री ने दुकानदार को इनाम में 5 रुपये दिए। पिंजरे में दोनों पक्षी किसके समान दिख रहे थे? तो पिंजरे में दोनों पक्षी तीतर के समान दिख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका दोनों पक्षियों को लेकर कहाँ गई? तो स्टूडेंट्स, लेखिका दोनों पक्षियों को लेकर अपने पढ़ने लिखने के कमरे में गई। मोर के सिर की कौन सी चीज़ बड़ी और चमकीली हो गई थी? तो स्टूडेंट्स, मोर के सिर की कलंगी बड़ी और चमकीली हो गई थी। लेखिका के अनुसार मोर की चोंच कैसी हो गई थी? तो भी लेखिका के अनुसार मोर की चोंच तीखी हो गई थी। मोर की चोंच तीखी हो गई थी। मोर की गर्दन किस रंग की थी? तो मोर की गर्दन नीली रंग की थी। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका क्या नाम रखा गया? तो मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ ही रख दिया गया। मोरनी मोर की क्या थी भाई? तो मोरनी मोर की छाया के समान थी। नीलकंठ लेखिका के घर का क्या बन गया था? नीलकंठ लेखिका के घर का स्वामी बन गया था। मोरनी का नाम क्या था भाई? तो मोरनी का नाम तो राधा था और मोर का नाम क्या था? नीलकंठ था। लेखिका दोनों पक्षियों को लेकर कहाँ गई? लेखिका दोनों पक्षियों को लेकर पढ़ने लिखने के कमरे में गई। मोर के सिर की कौन सी चीज़ बड़ी और चमकीली हो गई थी? तो कलंगी। मोर के सिर की कलंगी जो है वो बड़ी और चमकीली हो गई थी। लेखिका के अनुसार मोर की चोंच कैसी हो गई थी भाई? लेखिका के अनुसार मोर की चोंच तीखी हो गई थी। मोर की गर्दन किस रंग की थी? तो मोर की गर्दन भाई नीले रंग की थी। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका क्या नाम रखा गया? तो मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी मोर की क्या थी भाई? तो मोरनी मोर की छाया थी। नीलकंठ लेखिका के घर का क्या बन गया था? नीलकंठ लेखिका के घर का स्वामी बन गया था। स्टूडेंट्स, मोरनी का नाम पूछा हुआ है, तो मोरनी का नाम तो भाई राधा था और मोर का नाम क्या था? नीलकंठ था। चिड़ियाघर के सभी पक्षी किसकी देखरेख में अपना काम करते थे? तो चिड़ियाघर के सभी पक्षी मोर का नाम नीलकंठ, तो नीलकंठ की देखरेख में अपना सारा काम करते थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, मोर अपने पंखों की छाया में सभी को क्या देता था? मोर अपने पंखों की छाया में सभी को संरक्षण देता था। खरगोश के बच्चे को सांप से किसने बचाया था? तो भी खरगोश के बच्चे को सांप से मोर यानी कि नीलकंठ ने ही बचाया था। मोर ने सांप पर किस चीज़ से प्रहार किया? तो मोर ने सांप पर चोंच से प्रहार किया। नीलकंठ ने अपनी चोंच से सांप में क्या कर दिया? नीलकंठ ने अपनी चोंच से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कार्तिकेय किसका पुत्र था? तो कार्तिकेय शिव का पुत्र था। कार्तिकेय के वाहन का क्या नाम है भाई? तो कार्तिकेय के वाहन का नाम मोर है। मोर को क्या प्रिय था भाई? मोर को अपनी कला प्रिय थी। मोर किसके समान हिंसक नहीं है? तो मोर हिंसक नहीं होता, बाज और चील के समान। मोर हिंसक नहीं होता, बाज और चील के समान। देखो, मोर अपने पंखों की छाया से सभी को क्या देगा? तो मोर अपनी पंखों की छाया से सभी को संरक्षण देगा। खरगोश के बच्चे को सांप से किसने बचाया था भाई? तो खरगोश के बच्चे को सांप से मोर ने बचाया था। मोर ने सांप पर किस चीज़ से प्रहार किया था? तो मोर ने सांप पर अपनी चोंच से प्रहार किया था। नीलकंठ ने अपनी चोंच से सांप के क्या कर दिए भाई? नीलकंठ ने अपनी चोंच से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कार्तिकेय किसका पुत्र था? तो कार्तिकेय तो शिव का पुत्र था स्टूडेंट्स। कार्तिकेय के वाहन का नाम सभी को पता है। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर है। मोर को अपनी क्या प्रिय थी? तो मोर को स्टूडेंट्स कला प्रिय थी। नेक्स्ट है, मोर किसके समान हिंसक नहीं है? तो भाई मोर तो
बाज और चील के समान हिंसक नहीं हैं। बादलों को देखकर नीलकंठ अपनी पंखों को किसके आकार का बना लिया करता था? तो बादलों को देखकर मोर अपने पंखों का आकार मंडलाकार, बादलों को देखकर नीलकंठ अपने पंखों का आकार मंडलाकार बना लिया करता स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, बसंत के समय किस फूल के गुच्छे नीलकंठ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? तो स्टूडेंट्स, वसंत के समय अशोक के फूल के गुच्छे, वसंत के समय अशोक के फूल के गुच्छे नीलकंठ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षा कौन से वृक्ष अच्छे लगते हैं? तो नीलकंठ को फूलों के गुच्छे अधिक अच्छे लगते हैं। कई बार लेखिका के साथ उसके कौन से मेहमान होते थे? तो कई बार लेखिका के साथ उनके विदेशी मेहमान भी साथ होते थे। कौन से मेहमान? विदेशी मेहमान। नीलकंठ अपनी पैनी चोंच से लेखिका के हाथों पर रखी कौन सी चीजें खाया करता था? तो नीलकंठ अपनी पैनी चोंच से भुने हुए चने, नीलकंठ अपनी पैनी चोंच से भुने चने खाया करता था। नीलकंठ और राधा को कौन सी ऋतु अच्छी लगती थी? तो भाई नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु अच्छी लगती थी। नीलकंठ के नृत्य में किन चीजों के कारण अधिक तन्मयता आती है? तो नीलकंठ के नृत्य में बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम और बिजली की चमक। नीलकंठ के नृत्य में बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम और बिजली की चमक तीनों के कारण अधिक तन्मयता आती थी। देखो स्टूडेंट्स, वसंत के समय किस फूल के गुच्छे नीलकंठ को अपनी ओर आकर्षित किया करते थे? तो अशोक के फूल थे। वे कौन थे? अशोक के फूल। नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षा कौन से वृक्ष अच्छे लगते हैं? तो फूलों के गुच्छे अधिक अच्छे लगते हैं। कई बार लेखिका के साथ उसके कौन से मेहमान हुआ करते थे? तो कई बार लेखिका के साथ उनके विदेशी मेहमान हुआ करते थे। नीलकंठ अपनी पैनी चोंच से लेखिका के हाथों पर रखी कौन सी चीज खाया करता था? तो नीलकंठ अपनी पैनी चोंच से लेखिका के हाथ पर रखे भुने चने खाया करता था। नीलकंठ और राधा को कौन सी ऋतु अच्छी लगती थी भाई? तो नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु अच्छी लगती थी। नीलकंठ के नृत्य में किन चीजों के कारण अधिक तन्मयता आती थी? तो नीलकंठ के नृत्य में बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम और बिजली की चमक, इन सभी के कारण अधिक तन्मयता आती थी। लेखिका ने दुकान से घायल मोरनी को कितने में खरीदा था? तो लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा जी ने घायल मोरनी को 7 रुपये में खरीदा था। घायल मोरनी कितने समय बाद अच्छी हो गई थी? तो घायल मोरनी 1 महीना बाद, 7 रुपये में उसको खरीदा था, वो 1 महीना बाद अच्छी हो गई थी। स्टूडेंट्स, घायल मोरनी का नाम क्या रखा गया? तो भाई घायल मोरनी का नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा का स्वभाव कैसा था? कुब्जा का स्वभाव था ईर्ष्यालु। यानी घायल मोरनी का नाम क्या रखा गया? तो घायल मोरनी का नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा का स्वभाव था ईर्ष्यालु। नीलकंठ और राधा का साथ किससे नहीं देखा गया? तो नीलकंठ और राधा का साथ कुब्जा के द्वारा नहीं देखा गया। नीलकंठ को किसका साथ अच्छा नहीं लगता था? तो नीलकंठ को कुब्जा का साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नीलकंठ को कुब्जा का साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेखिका के घर में ऐसा कौन सा पक्षी था इसकी किसी से मित्रता ना थी? तो उसी का नाम क्या है भाई? कुब्जा। कुब्जा ऐसी थी जिसका कोई भी घर के अंदर मित्र नहीं था। राधा ने कितने अंडे दिए थे? तो राधा ने 2 अंडे दिए थे। राधा के अंडों को किसने तोड़ा? राधा के अंडों को तो कुब्जा ने तोड़ दिया था। आम की शाखाओं में छिपकर कौन बैठा रहता था? तो आम की शाखाओं में नीलकंठ छिपकर बैठा रहता था। राधा ने कितने अंडे दिए भाई? तो राधा ने 2 अंडे दिए। राधा के अंडों को तोड़ा किसने? राधा के अंडों को कुब्जा ने तोड़ दिया था। आम की शाखाओं में छिपकर कौन बैठा रहता है? तो आम की शाखाओं में छिपकर नीलकंठ बैठा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राधा के अंडे फूटने से सबसे अधिक दुखी कौन था? तो राधा के अंडे फूटने से सबसे अधिक दुखी था नीलकंठ। एक दिन नीलकंठ को क्या हुआ? एक दिन नीलकंठ भी मर गया।
लेखिका ने नीलकंठ को किस नदी में प्रवाहित किया? तो लेखिका ने नीलकंठ को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। आज भी राधा अपनी केका ध्वनि से किसको बुलाती है? आज भी राधा अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। यह लेसन आपका ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन हम भोर और बरखा मीराबाई के द्वारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।